Yes, Namaskar, my dear student. Today we will start the theory concept of staffing chapter. So now start. Uh, बेटा मैंने CPA चैप्टर, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंट्रोलिंग, जो कि मैंने कल रात को ही भेज दिया था। आप वीडियो एक एक बार देखें, ज़्यादा बार नहीं। फिर मैंने आपको PDF सेंड कर रखा है बेटा, उसी को ही आप देख लेना, लिख लेना। पॉइंट्स एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, और एक्सप्लेनेशन जितना मैंने बहुत ही शॉर्ट लिख रखा है इतना भी याद कर लोगे सफिशिएंट रहेगा, और अपने हिसाब से आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो। लेकिन एक्सप्लेनेशन लिख के आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा। रिलेटेड अपना बिजनेस स्टडीज़ का खूब बड़ा चैप्टर आता है, तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने क्या रूल बनाया कि आपको CPA चैप्टर याद करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर याद करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और प्लस में 3 मार्क्स ही आपको केस स्टडी दे के जाएगा। सेम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको 2 मार्क्स की या 3 मार्क्स की केस स्टडी दे के जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग में से, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। CPA बेटा या तो राइट या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी रेमेडीज़ और 3 टायर रेजिडेंसीज हैं, वहाँ से भी आ सकता है। बाकी ज़्यादा जो संभावना वो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में से है, और भी आ सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल और फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ से भी आपको ज़्यादा चांस है। और डिविडेंड वाला फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड वाला, और फैक्टर अफेक्टिंग कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन वाला। यहाँ से इन चारों को अच्छे से कर लेना, बाकी करना सारा ही है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में से बेटा डेफिनेटली केस स्टडी आएगी, एक तो 3 मार्क्स की। कहाँ से, जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में कहाँ से आएगा, एक तो या तो ट्रेजरी बिल में से, देख लेना अच्छे से याद कर लेना, कमर्शियल पेपर में से, या फिर उसके बाद अपना कॉल मनी तो मुश्किल पूछेगा, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बेटा अगर केस स्टडी आती है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए चाहे 3 मार्क का बने, इन तीनों में से ही उसका आंसर होगा, ठीक है बेटा, याद कर लेना। इसके बाद आपकी केस स्टडी एक बनेगी आपके प्राइमरी मार्केट के मेथड में से, जिसमें से कौन सा है, एक तो है प्रोस्पेक्टस थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। तो एक तो हो गया प्रोस्पेक्टस, और दूसरा हो गया बेटा अपना क्या, कहाँ से केस स्टडी बन सकती है, अपना ऑफ़र फॉर सेल, और तीसरा बन सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट, यहाँ तीनों से बन सकता है। उसके बाद बेटा राइट इशू, वेरी सिंपल है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर, और लास्ट है EIPO, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में या थ्रू इंटरनेट होता है वो, ठीक है बेटा। अब आपके ऊपर है आप कितना याद करते हो। उसके बाद ट्रेडिंग प्रोसीजर सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर पूछेगा तो ऑप्शन भी आएगा, और साथ में सेबी का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, सेबी का, ऑब्जेक्टिव प्लस में प्रोटेक्शन वाले, ठीक है ना। जो अपने क्या नाम है, अपने फंक्शन है, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। तो ये कहानी हो गई उन 3 चैप्टरों की। उसके बाद बेटा कंट्रोलिंग में ओनली 3 चैप्टर है। कंट्रोलिंग में कितने चैप्टर है बेटा, ओनली 3 क्वेश्चन है। एक तो फीचर्स डायरेक्ट पूछ सकता है, इम्पोर्टेंस भी डायरेक्ट पूछ सकता है, या आपको केस स्टडी में कंट्रोलिंग निकलवा के उसके बाद उसके 2 फीचर्स पूछ सकता है, या 2 इम्पोर्टेंस। तो 2 जरूर याद कर लेना, 3 याद कर लोगे और बढ़िया। और प्रोसेस को आपको बेटा रटना है, प्रोसेस तो रट के जाइए, 100% क्वेश्चन पूछेगा। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, और लास्ट में एनालिसिस ऑफ डेविएशन, ठीक है बेटा। और एनालिसिस डेविएशन में भी CPA, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, CPC, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बेटा इतना सिंपल सा चैप्टर भी अगर आप छोड़ के जाते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा। और लास्ट चैप्टर, जो अगर जिसमें को मार्क्स लेना चाहते हो तो स्टाफिंग चैप्टर करके ज़रूर जाइए। इतना 3 दिन है और 5 चैप्टर है, मुझे तो लगता नहीं कि काफ़ी ज़्यादा है। तो 3 चैप्टर वेरी सिंपल हैं, तो उसमें से एक चैप्टर डायरेक्टिंग भले ही छोड़ दो, लेकिन स्टाफिंग मत छोड़ के जाओ। डायरेक्टिंग के फीचर्स और इंपॉर्टेंस 2 याद करके चले जाओ, बाकी कुछ मत करो। हाँ, लेकिन स्टाफिंग मत छोड़ो बेटा, स्टाफिंग करके जाओ। यहाँ से क्या स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, आपको फाइंड आउट करना है
कि स्टाफिंग पूछा गया है और उसमें से क्या पूछा गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। मीनिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर केस स्टडी में ढूंढना पड़ जाए तो काम आ जाता है। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है बेटा, इतना कुछ नहीं आने वाला। बाकी फाइंडिंग अगर ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो ये सब कुछ हो जाएगा। इंपॉर्टेंस आपको 3 पॉइंट्स याद कर लें। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ये है तो मीनिंग से निकल के आ गया। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, बताओ इससे होगा क्या, ग्रोथ होगी। अच्छा मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक्सप्लेन में लिखोगे। इट्स रेफर टू फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, या मीनिंग लिख सकते हो। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है ना, जब हमें क्या नाम है स्किल्ड पर्सन मिल जाता है तो एंटरप्राइज की क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है। हेल्प इन कंपीटिंग, और दो फर्मों का कंपेयर किसके थ्रू हो सकता है बेटा, उस पर्सन की वजह से हो सकता है जिसको हमने अपॉइंट किया है। तो हेल्प इन कंपीटिंग बिल्कुल सिंपल है, आराम से तीनों पॉइंट आप याद कर लेना बेटा। इसके बाद आता है प्रोसेस, स्टाफिंग की प्रोसेस। तो स्टाफिंग की प्रोसेस में सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना बेटा, तो ये का स्टडी आपके टर्म 1 में बनी थी। टर्म 2 में जो प्री टर्म 2 हुआ था उसका फर्स्ट जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, और उसमें हमने निकाला था एस्टिमेटिंग मैन पावर। उसमें 2 चीज़ें पूछी थी, वर्क लोड और वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स में क्या लिखना है, वर्क लोड में फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू द परफॉर्म द जॉब। ठीक है ना बेटा, फाइंडिंग मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखनी है, वर्क लोड। और वर्क फोर्स इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कशॉप, जो वर्क फोर्स में जो लगे हुए हैं उनसे। ठीक है बेटा, और ये एस्टिमेटिंग मैन पावर पहली प्रोसेस हो गई, तो रट लीजिए बेटा। दूसरी रिक्वायरमेंट, इट रेफर्स द प्रोसेस इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर्स द प्रोसेस टू द एम्प्लॉयज़ टू अप्लाई जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बेटा क्या आएगा, रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन, बेटा ये अलग अलग से भी हैं और आपको इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ताकि प्रोसेस पूछे स्टाफिंग की तो डायरेक्ट लिख लोगे, नहीं तो इनके बारे में पूछे तो आप इनके बारे में लिख सकते हो। लेकिन आपको फाइंड आउट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी केस स्टडी पूछी गई है। ठीक है बेटा, सिलेक्शन इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब। ठीक है ना, तो फिल द वैकेंट जॉब क्या आएगा, सिलेक्शन। अप्लाई द वैकेंट जॉब क्या आएगा बेटा, रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या है, इट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग द पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सेलेक्टेड। ऑक्यूपाइंग द पोस्ट मतलब उस पोस्ट पे लगाना, ऑक्यूपाइंग मतलब लगाना, वो तो हो गया प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। ठीक है ना, नए एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से क्या कराना, इंट्रोडक्शन कराना, क्या होता है बेटा, ओरिएंटेशन। क्या होता है बेटा, ओरिएंटेशन। तो बताइए ये चारों पॉइंट याद कर लोगे क्या, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, और लास्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये पांचों पॉइंट आगे जाके भी काम आने वाले हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज इन परफॉर्मेंस द ऑफ द जॉब। ठीक है ना बेटा, ये क्या है, स्किल, एटीट्यूड और नॉलेज को क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना, क्या कहलाता है बेटा, ट्रेनिंग कहलाता है, ताकि परफॉर्म ऑफ द जॉब को क्या किया जा सके, परफॉर्म किया जा सके। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करो, इट रेफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑन इंडिविजुअल वाइल परफॉर्मिंग द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ करना, सब कुछ नॉलेज लेना, उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। बेटा मैं आपसे गारंटीड कह रहा हूँ कि यहाँ से स्टाफिंग की प्रोसेस में से कुछ ना कुछ पता आएगा ही आएगा। और या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में से क्वेश्चन आएगा, सिलेक्शन में से, या आएगा बेटा आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में से डायरेक्ट। तो आपको केस स्टडी फाउंड करके ये चीज़ें लिख तो सकते हो, इसलिए इसको याद कर लेना। इसके बाद बेटा अलग अलग है, जैसे एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, तो क्या क्या होते हैं, 3, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। देखो वही वाले टॉपिक यहाँ आ गए, तो मीनिंग तो वही काम आ जाएंगे, बाकी इसको पढ़ना क्या है। जैसे रिक्रूटमेंट मीनिंग क्या है, फिलिंग द वैकेंट, अप्लाई द वैकेंट जॉब। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कितने होते हैं बेटा, मेथड 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बाहर से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, और इंटरनल मतलब अंदर से। तो इंटरनल में क्या लिख सकोगे, इट रेफर्स टू द वैकेंट जॉब पोजीशन फिल्ड बाय द इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आएंगे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। एडवांटेज क्या होगा, इट इज़ इकोनॉमिकल, सस्ता है, इट इज मोटिवेट्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। ये 2 फायदे और 2 नुकसान जरूर याद कर लेना। नो फ्रेश टैलेंट विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी ए लिमिटेड चॉइस। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बस इतना कर लो बेटा, जो मैंने भेजा मैं PDF भेज दूंगा, आप देख लेना बस इनको। उसके बाद मेथड ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, इसके 2 हैं बेटा, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, TP। कितने हैं बेटा, TP। ट्रांसफ़र में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। प्रमोशन में शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू
अदर विद द हायर लेवल, यहाँ पे हायर लेवल, यहाँ पे सेम लेवल। ठीक है बेटा, अब आएगा कैसे बेटा, ढूंढना इनको केस स्टडी में ही पड़ेगा। आपको केस स्टडी में ये लिखा होगा कि एक बंदा एक जगह से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह आ रहा है सेम लेवल के लिए, तो आपको क्या केस स्टडी में दे देना है, ट्रांसफ़र। एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है लेकिन हायर लेवल पे आ रहा है, तो उसके लिए क्या आंसर दे देना है, प्रमोशन। तो यहाँ से जो इंटरनल के मेथड है ना बेटा, ये यहाँ से केस स्टडी में क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है बेटा, केस स्टडी से। सेम एक्सटर्नल में भी सीधा सीधा पूछेगा तो वो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकता है, वो मैंने लिख दिया, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। एक्सटर्नल, व्हेन द कैंडिडेट द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब, जब बाहर से आता है तो एडवांटेज क्या होगा, फ्रेश टैलेंट्स, वाइडर चॉइस। और डिसएडवांटेज इट इज़ एक्सपेंसिव, खर्चीला होगा और लेंदी प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होगी, लंबी प्रोसेस होगी। और मेथड बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है केस स्टडी बेस्ड। आपको पूरी केस स्टडी पढ़नी और उसके बाद देखना है क्या, अगर नोटिस एंड फैक्ट्री गेट, अगर फैक्ट्री गेट पर नोटिस ऐसा कुछ केस स्टडी में लिख रहा है, अनस्किल्ड एम्प्लॉय लिखा है, तो याद रखना वो कौन सा मेथड होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। कैजुअल कॉलर्स, अगर कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन, अगर पेंडिंग एप्लीकेशन पे ध्यान रखा जा रहा है, वेन एवर देयर जॉब वैकेंसी इन सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट आर कॉल्ड, जब वेटिंग लिस्ट को बुलाया जाता है तो उसके लिए बोलोगे कैजुअल कॉलर्स। क्या कहोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया बेटा कैजुअल कॉलर्स। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, अगर मीडिया न्यूज़पेपर में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो क्या आंसर देना, एडवर्टीजमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी, ये दोनों एक ही जैसे, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जॉब सीकर के बीच में गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जॉब सीकर के बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्सचेंज करे तो उसको बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ और जॉब सीकर के बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको एम्प्लॉयज़ को ले रही है तो उसको बोलेंगे प्लेसमेंट एजेंसी। तो बेटा ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन पूछेगा केस स्टडी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक्सचेंज हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्राइवेट वालों का होता है तो प्लेसमेंट एजेंसी। उसके बाद आता है नेक्स्ट कैंपस रिक्वायरमेंट, ये बेटा आपके क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कॉलेज से टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अगर सिलेक्शन हो रहा है तो आपको आंसर क्या देना है, उसका केस स्टडी का कैंपस रिक्रूटमेंट। ये कटा हुआ है लेकिन आप कटा हुआ मत मानना, ये लिखा हुआ है ऊपर रेड लाइन से मैंने, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ब्रिंग द लेबर फ्रॉम द विलेज और सप्लाई टू द बिजनेसमैन, विलेज से लोगों को लाकर बिजनेसमैन में लगाना, उसके लिए क्या कहोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। और वेब पब्लिशिंग, ये भी आपके केस स्टडी में, इन इंटरनेट और naukri.com से अगर नौकरी ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वेब पब्लिशिंग। और बाकी और भी होता है जैसे एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन लिखा ही होगा, प्रेजेंट एम्प्लॉय लिखा ही होगा। तो ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऊपर के 8 में से 100% केस स्टडी बनेगी 3 मार्क्स की। आपको ढूंढना है और उसके बारे में लिखना है, सफिशेंट है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हो गया आपके एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में 2 हैं बेटा, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। और एक्सटर्नल में कितने हैं, 8। कौन कौन से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग। बाकी ये 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करूँ सिलेक्शन, मीनिंग हमने पीछे लिख दिया, अप्लाइंग फॉर द वैकेंट जॉब, ठीक है ना बेटा, सॉरी फिल द वैकेंट जॉब फॉर सूटेबल पर्सन। और इसकी प्रोसेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एलिमिनेट द क्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट, हम क्या करते हैं, अनक्वालिफाइड पर्सन और मिसफिट कैंडिडेट को क्या करते हैं, हटाते हैं, वो होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसके बाद आता है सिलेक्शन टेस्ट, जो कि रिटन टेस्ट होता है। इसके लिए मैंने बेटा आपको अगर याद हो तो शॉर्टकट की याद कराई थी, आई टैप। क्या याद कराई थी बेटा, आई टैप, I2 प्लस में टैप। तो आई का मतलब होता है बेटा इंटेलिजेंट टेस्ट, दूसरा आई का मतलब इंटरेस्ट टेस्ट, टी का मतलब ट्रेड टेस्ट, ए का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, और पी का मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट, अब इनके बारे में लिखा है बेटा, याद कर सकते हो तो वेरी गुड, लेकिन इनका याद होना चाहिए। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए, टेस्ट लिखो, 2 टेस्ट के बारे में लिखो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। इंटेलिजेंट टेस्ट, एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट। इंटरेस्टेड, द टाइप ऑफ जॉब इन विच द कैंडिडेट हैज़ मोर इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। अगर मोर इंटरेस्ट अगर की बात आ रही है तो इंटरेस्ट टेस्ट आ जाएगा, एबिलिटी की बात हो रही है तो इंटेलिजेंट टेस्ट आ जाएगा। केस स्टडी में भी फाइंड आउट करना है। ट्रेड टेस्ट, चेक द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ इंडिविजुअल, अगर बिजनेस के बारे में क्या नॉलेज है पहले से तो उसको क्या कहेंगे, ट्रेड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब, उसके नए जॉब सीखने के लिए कितनी पोटेंशियल है, क्षमता है, तो उसको बोलेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। और पर्सनैलिटी टेस्ट, फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर, उसका ह्यूमन बिहेवियर क्या है तो उसके लिए क्या करोगे, पर्सनैलिटी टेस्ट। बेटा तो पहला पॉइंट क्या हो गया बेटा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा क्या हो गया, सिलेक्शन टेस्ट, जो कि है आई टैप। उसके बाद तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट का क्या, इंटरव्यू। द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, फिर क्या होगा, इंटरव्यू। और उसके बाद चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, आस्क फ्रॉम टू रेफरेंस, ठीक है बेटा।
तो बेटा आपकी केस स्टडी बनेगी, जैसे आगे आपने सिलेक्शन ढूंढ लिया, केस स्टडी में क्या ढूंढ लिया, सिलेक्शन पूछा गया, कहेगा कि इसके ना जहाँ से पूछा जाएगा ना केस स्टडी की प्राइमरी स्क्रीनिंग तो हो गई है, अगली 2 प्रोसेस और बताओ, तो आपको आंसर दे देना है कि उसके बाद तो क्या होता है, प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद सिलेक्शन टेस्ट, और उसके बाद क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, और उसके बाद चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। बाकी इतना नहीं पूछेगा बेटा, जैसे सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट। आप तो बस 4 पॉइंट याद कर लो, सफिशेंट है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया सिलेक्शन वाला। तो बेटा मैं बता दूं, गारंटी से क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, स्टाफिंग की प्रोसेस है तो वहाँ से एस्टिमेटिंग मैन पावर से बन सकता है। बाकी सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, अगर प्रोसेस आए तो आप लिख देना, बाकी वहाँ से पूछेगा नहीं, लेकिन मीनिंग याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन इंटरनल, क्या है इंटरनल का एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन इंटरनल के 2 मेथड है, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। वो केस स्टडी से फाउंड होकर आपको देखना है कि क्या पूछा गया है। और एक्सटर्नल में बेटा आपके कितने हैं, 8, जैसे कैजुअल कॉलर हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, कैजुअल कॉलर हो गया, ये याद कर लेना। और अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन में पूछेगा प्रोसेस, और प्रोसेस भी 1-2 दे देगा, कहेगा कि अगली बताओ। ठीक है बेटा, जैसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग दे दी, सिलेक्शन टेस्ट दे दिया, तो उसके बाद वाली क्या होगी बेटा, उसके बाद वाली क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा और चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। बस 2 लिखनी और आपके 3 नंबर पक्के। ऐसे क्वेश्चन क्या स्टडी में आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी अगर सुन के चले जाओगे ना तो भी कुछ लिख पाओगे बेटा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये बेटा आपके जो हमारा अभी को पेपर हुआ है टर्म 2, उसके 2 में ये पेपर आया है, इसके इम्पोर्टेंस आएंगे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग हमने लिख दिया। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, स्किल नॉलेज क्या करना फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, और डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल ग्रोथ, क्या होता है ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, अगर ऐसा किसी केस स्टडी में लिखा है तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा, पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और उसके बाद कहेगा कि इसके इंपॉर्टेंस लिखो, क्या लिखो, इंपॉर्टेंस। तो बेटा आपको मैं बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है और एम्प्लॉय को भी। ये मैंने 6 लिखे हैं, 3 मैंने किसके लिख दिए, ऑर्गेनाइजेशन के, और 3 मैंने किसके लिख दिए बेटा, एम्प्लॉय के। आप 4-5 जरूर याद कर लेना। तो पहला रिड्यूस द लर्निंग टाइम, ये ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है, बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे किससे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। और तीसरा एटीट्यूड फॉर्मेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। और एम्प्लॉय को क्या है, बेटर कैरियर ऑप्शन और अर्निंग मोर और लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। बेटा ज़्यादातर क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे जो मैंने कराए। कहाँ कहाँ से बेटा, एक क्वेश्चन तो बनेगा कहाँ से, एस्टिमेटिंग मैन पावर से, जो कि स्टाफिंग की प्रोसेस है। उसके बाद सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ये सब लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इंटरनल और एक्सटर्नल के एडवांटेज डिसएडवांटेज से, अगर बना तो। तीसरा बनेगा उनके मेथड से, जैसे ट्रांसफ़र और क्या है, प्रमोशन। उसके बाद अपने 8 उसके हैं एक्सटर्नल वाले। उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस बेटा, सिलेक्शन की प्रोसेस, जिसमें प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और दूसरा क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। ये पहले से गिवन होगा, और उसके अगले जो एम्प्लॉय इंटरव्यू और रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड, वो 2 आपको आगे लिखने पड़ सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सीधा केस स्टडी फाइंड आउट करा के कहेगा इंपॉर्टेंट लिखो, तो ये 4 पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद बेटा एक छोटा सा टॉपिक और भी है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब के 2 क्वेश्चन आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपकी बुक में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और दूसरा है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, ए मास्टर वर्कर इज अ पॉइंट हु गाइड द वर्कर रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब, एग्जांपल प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। तो बेटा ये तो होंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अगर आ जाए तो। अगर प्लम्बर वलम्बर ऐसा कुछ क्या स्टडी में आ रहा है, किसी मास्टर वर्कर के अंडर में वर्क कर रहे हैं, तो कौन सा मेथड हुआ, तो आपको आंसर देना है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, और इंडक्शन या ओरिएंटेशन बेटा ये पहले ही पढ़ चुके हो, नए एम्प्लॉय का पुराने एम्प्लॉय से क्या करना, जानकारी दिलाना। तो ये इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो उसको बोलेंगे इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जब लर्न बाय अवे फ्रॉम द वर्क, वर्क से दूर रहकर जब सीखा जाता तो उसको तो बोलते हैं ऑफ द जॉब, और वर्क के साथ रह के सीखा जाता तो उसको बोलते हैं ऑन द जॉब। तो ऑफ द जॉब में एक ही आपके सिलेबस में वेस्टिबुल ट्रेनिंग, जैसे स्कूल भी बोलते हैं। एक डमी मॉडल पे क्या किया जाता है, मशीनरी इज़ प्रिपेयर्ड एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑफ ओरिजिनल मशीनरी, हम डमी मॉडल का यूज़ करते हैं, ओरिजिनल मशीन को यूज नहीं करते हैं। एम्प्लॉयज़ को आर ट्रेंड ऑन डमी मॉडल, एम्प्लॉयज़ को किससे ट्रेंड किया जाता है, डमी मॉडल पे, तो उसको बोलेंगे वेस्टिबुल ट्रेनिंग। तो बेटा ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। थोड़ा सा 20 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन अच्छा चैप्टर है बेटा, अगर आप करके जाते हो तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।
अगर आप CPA, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंट्रोलिंग और ये स्टाफिंग अच्छे से देख के जाते हो तो बेटा आपको 100% 30+ मार्क्स आ जाएंगे। अगर अच्छे से ऐसे देख के जाते हो और हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करने और फुल लिखने, पहले जो आते हैं वो करो, जिसके बाद नहीं लिखने। लेकिन याद रखना एक एक पॉइंट लिख के मत आ जाना, एक्सप्लेनेशन करना। पेपर लिख हुआ है, पेपर में से उठा उठा के लिख देना अगर कुछ नहीं आता है। आगे पीछे से कुछ हिंट मिले तो ठीक है, नहीं तो अपने भरोसे बैठे रहना बेटा, है ना। ठीक है, देखो बिजनेस स्टडी में तो लिखने से मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अकाउंटेंसी में करने से मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा बेटा। थियरी की वीडियो मैंने बना रखी है और प्रैक्टिकल की वीडियो मैं बना के आपको 17 के बाद भेजूंगा, आप देख लेना। आपके पास 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 5 दिन है बेटा। 5 दिन में पूरी अकाउंटेंसी आप याद करके रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको बाद में, धन्यवाद।